गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं द लिट लेन। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल पोम बिर्चेस। इससे पहले हमने देखा था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो कि हमें हमारी ड्यूटीज का एहसास दिलाती है, हमें बताती है कि हमें लाइफ में अपनी मृत्यु से पहले बहुत कुछ कर गुजरना है। और आज हम इन्हीं का वर्क देखने चल रहे हैं, रिचेस। ठीक, इसमें देखते हैं कि इसमें ये क्या हमें बता रहे हैं, कौन से इंस्पिरेशन दे रहे हैं, क्या हमें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल सी पीपीटी क्रिएट की है ना। ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा अपना फीडबैक भी दिया कीजिए कि कोई पीपीटी आपको नहीं पसंद आई या कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आया, कुछ भी, तो आप फ्रिक्वेंटली मुझे अपने फीडबैक दे सकते हो। वो मुझे हेल्प करेगा चीज़ें आगे क्रिएट करने में, ताकि वो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो पाए। जैसे कि मैंने परसों क्लास ली थी, परसों या नरसों, वो कौन सी क्लास थी, किंग लियर लिया था मैंने। तो उसका जो मैंने तैयार किया था, उसमें रेड के ऊपर मैंने ब्लैक तैयार किया था, जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मैंने देखा, देखने पे तो समझ में आया, बल्कि उसकी जगह मैं वाइट यूज़ करती तो ज़्यादा बेटर होता। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड क्या करो, मतलब इन द सेंस कि आपको देखने में कौन सा आपकी आंखों आंखों को सूट कर रहा है, कौन सा आपकी आंखों के लिए सूदिंग है, वो चीज मुझे बताया करो, तो मैं वही कलर कॉम्बिनेशन का यूज लेकर करूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोम के बारे में। विचेस जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है अराउंड 1913 टू 1914। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जब हम लाइफ पढ़ेंगे, उनका लाइफ स्केच पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे इनका जो नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम है, जो कि इनके मदर और फादर के मतलब आप कह सकते हो कि आपसी उससे रखा गया था, क्योंकि इनके फादर जो है वो कुछ और नाम रखना चाह रहे थे, किसी को पसंद कर रहे थे, ली को, और इनकी मदर जो है वो रॉबर्ट को पसंद कर रही थी, तो उनके नाम पर नाम रखना चाहती थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, आपकी लिटरेचर से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से उनका जो नाम है वो रखना चाह रही थी कि उनके बेटे का नाम वो हो। तो फाइनली दोनों लोगों में सहमति बनी और माता के पक्ष से आ गया रॉबर्ट और पिता के पक्ष से आ गया क्या, ली। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम हो गया था। ठीक है। ये 1913 और 14 के बीच में इस वर्चुअस को लिखा गया है, एंड ये पहली बार जो है आपका वो पब्लिश होता है अगस्त 1950 में। कब? अगस्त 1950 में, ऑफ द अटलांटिक मंथली में। किसमें? ऑफ द अटलांटिक मंथली में ये पब्लिश होता है, एंड इट वाज लेटर इंक्लूडेड इन हिज थर्ड पोइट्री कलेक्शन विच इज कॉल्ड माउंटेन इंटरवल। ठीक है, तीसरी बार ये माउंटेन इंटरवल में आपको दिखाई देता है 1916 में। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट लिख कर आता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो आप 1915 को क्लिक करेंगे। अगर पब्लिश्ड सिर्फ पूछ रहा है और 15 नहीं दिया है, तब फिर आप 16 पे जाएंगे। और अगर कलेक्शन के साथ पूछ रहा है, तब तो डेफिनेटली आप 1916 पे जाएंगे, जो कि माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में आई हुई थी। और अगर नाम देकर अटलांटिक मंथली का पूछता है, तो फिर आप 1915 पे जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1915 में या 16 में किस में पब्लिश हुआ है। तो ये दोनों में ही पब्लिश हुआ है। अगस्त 1915 में ये अटलांटिक मंथली में आया था, और उसके बाद 1960 में माउंटेन इंटरवल में आया। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब आइए इसके टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो इसका जो टेक्स्ट है ना, वो मतलब कि एक आप समझ लीजिए जैसे कि स्टोरी फॉर्म में है, इन द सेंस यहाँ पर कोई स्ट्रेंजा ब्रेक आपको नहीं मिल रहा है। बस आपको क्या है, पूरी लाइंस जो है वो आपकी क्या हो रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। यहाँ पर जो बिरचिस ट्री है, ये एक ऐसा ट्री होता है जिसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, कोमल भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं। कोमल इन द सेंस इतनी लचीली होती हैं कि वो जब हवा चलती है तो पूरी की पूरी नीचे को बेंड कर जाती हैं, और बेंड करने पर भी वो टूटती नहीं है, उनमें इतनी लचक होती है, वो टूटती नहीं है। और उस पे कोई बच्चा जो है वो झूलता है, तो वो उसके उसके वेट को भी क्या करती हैं, बियर कर लेती हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा लचीली और मजबूत होती हैं। तो एक ऐसे पेड़ की बात कर रहे हैं, ये उस पेड़ की बात कर रहे हैं जिसपे जनरली क्या होता है, बच्चे झूला वगैरह झूला करते थे। ठीक है, उस मूवमेंट को याद कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए इसको जो है हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, ये जो आपके बिचेस है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। एंड अगर बात करें लैंग्वेज की, तो ये आपको कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में मिलती है। किस में मिलती है? कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में मिलती है। ठीक है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में मिलती है। मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, सो
वाइट, तो वाइट कलर मैंने ले लिया है। अब ठीक है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में मिलती है जिसमें कि आपको क्या होता है, यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन दिखता है, यानी कि आई एंड यू का यूज करते हुए ये जो पोम है इसको लिखा गया है। अब चलिए इसको पढ़ना हम क्या करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो आपकी पिर्चेज है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली कॉल्ड, इसको स्विंग वर्चेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंगिंग बिर्चेस, स्विंगिंग बिर्चेस भी बोलते हैं। इसका ओरिजिनली नेम आपसे अगर पूछा जाए तो स्विंगिंग बिर्चेस भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड इसमें जो है टोटल 59 लाइंस दी हुई हैं विदाउट स्ट्रेंजा ब्रेक, इसमें कोई भी स्ट्रेंजा ब्रेक आपको नहीं मिलेगी। टोटल 59 लाइंस ऐसे ही जो है वो एक ही फ्लो में क्या है लिखी गई हैं। ठीक है, अब आइए चलिए हम इसको फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लाइन फर्स्ट से पहले हम लाइन 4 तक देखने वाले हैं। लाइन फर्स्ट से हम लाइन 4 फिफ्थ तक देखने वाले हैं, यहाँ तक, यानी इस फुल स्टॉप तक देखने वाले हैं। ठीक है, व्हेन आई सी birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees, I like to think some boys been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पर ये एक्चुअली कह रहे हैं कि मैंने मैंने जब मैंने व्हेन आई जब मैंने सी देखा, किसको देखा, बिर्चेस को देखा, बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट और राइट की तरफ ये क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। जब मैंने इन्हें देखा अक्रॉस द लाइन ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्री, बहुत सारे डार्कर जो ट्रीज हैं, जैसे बहुत सारे ट्रीज हैं, इन ट्रीज के बीच से, इन ट्री के बीच से मुझे कहीं ये बिर्चेस का पेड़ जो है वो दिखाई दिया है, इनके बीचों बीच से बर्फ से लदा हुआ मुझे ये पेड़ जो है वो दिखाई दिया है। और आई थिंक टू दी सम बॉयज बी स्विंगिंग, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर क्या है, इस पे जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बॉयज हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है इस पे झूला झूला है, यानी इन 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 पर क्या किया, ये कैसे झुक गए हैं, ये जो लेफ्ट और राइट की तरफ झुके हुए हैं, ये कैसे झुके हैं, ये सोच रहे हैं कि जरूर जाए शायद इस पे बच्चे जो लड़के हैं वो झूला झूलने के लिए आए होंगे और उन्होंने झूला झूला होगा, और उनके झूला झूलने के कारण जो इसकी टहनियां हैं वो लेफ्ट और राइट की तरफ क्या हो गई हैं, झुक गई हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि पहले यहाँ तो कह रहे हैं उनके झूला झूलने के कारण झुकी है, फिर आगे वो कह रहे हैं बट लेकिन स्विंगिंग डजंट बेंड देम, यानी कि सिर्फ झूला झूलना उन्हें इतना ज्यादा नहीं झुका सकता, उन्हें इतना ज्यादा बेंड नहीं कर सकता इन बिर्चेस के पेड़ों को डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म डू, जैसे कि ये जो आइस स्टॉर्म है, ये जो बर्फ का तूफान है, ये उन्हें जितना ज्यादा झुका सकता है, ये सिर्फ बच्चों का झूला झूलना उतना ज्यादा उन्हें नहीं झुका सकता, क्योंकि बच्चे झूला झूलते हैं उसके बाद हटते हैं तो वो फिर से थोड़ा सीधा हो जाता है, और जब बर्फ पड़ते हैं तो बर्फ की वजह से वो झुका सा ही रहता है, बहुत ज्यादा लचा सा रहता है। तो ऐसा पहले उन्हें लगता है कि शायद बच्चे इस पे झूला झूल कर गए हैं, इसलिए ये लेफ्ट और राइट की तरफ ऐसे बेंड हो गया है, लेकिन फिर इन्हें क्या लगता है कि नहीं, बच्चों के झूला झूलने से ये ऐसा बेंड नहीं हो सकता है, ये जरूर किसी आइस स्टॉर्म के आने के कारण ऐसा हुआ होगा, जो कि स्थायी रूप से क्या हो गया है, बेंड हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ ऑफन से देखेंगे हम लाइन नंबर 5 से लेकर के, आपका ये 5th लाइन है, यहाँ से लेके 6, 7, 8, 9 यहाँ तक, यानी इस फुल स्टॉप तक हम देखेंगे। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद द आइस अ साइनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन, they click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and creases their enamel। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब सूर्य निकलता है, जब सन मतलब कि सनी मतलब क्या होता है, हल्की हल्की से जो धूप निकलती है, ठीक, यानी सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की उष्णता है, उस मतलब कि वो जो सूर्य की रोशनी है, यानी कि वहां पर
उन्होंने वर्षा के रुकने पर जड़ों की सुबह को बिरचों को बर्फ से लदे हुए देखा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो थोड़ी सी क्या है, ये जो सनी विंटर मॉर्निंग है, यानी कि ये सर्दी की जो हल्की हल्की धूप वाली सुबह है, ये क्या है, आफ्टर रेन, एक बारिश के बाद, ये कैसी है, लोडेड विथ आइस, यानी आइस के साथ इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी की पूरी क्या है, जमी हुई है। सुबह हो गई है, बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद हल्की हल्की धूप के साथ सुबह हुई है, और उस सुबह में क्या दिखाई दे रहा है कि पूरी बर्फ जमी हुई है, बर्फ से क्या है, लोडेड है वो पूरा का पूरा उसका पेड़, उसकी जड़ें जो हैं, ठीक। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज अ ब्रिजेस राइजेस। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हवा चलती है, ठीक, जब हवा चलती है तब वे लोहे के टुकड़ों की टकराहट जैसे ध्वनि पैदा करते हैं, क्योंकि उस पे जो है बहुत सारी छोटी 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 आइस की बूंदें, पूरा बर्फ जो है, पूरी बर्फ से जो है वो जमा हुआ है, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा पेड़, पूरी जड़ें पूरा बर्फ से एकदम ढकी हुई हैं। तो जब हवा पास होती है, हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती है, तो इन इन ये जो बर्फ है, इनके टकराने की आवाज, इनकी आवाज, इनके टूटने की आवाज ऐसी सुनाई देती है जैसे कि लोहे के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। कुछ इस तरह की जो आवाज है वो सुनाई देती है, ठीक है। ठीक। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि वो अपनी छाल के चटक जाने से बहुत कलर के, मेनी कलर्ड, बहुत रंग के हो जाते हैं। जब बर्फ जमे हुए हैं, हवा चलती है तो वो बर्फ जो है क्या होती है, हवा से बर्फ टूटती है, तो ऐसा लगता है सुनने में जैसे कि कोई क्या हो रहा है, लोहे की कोई चीज आपस में टकरा रही है, और उसके टकराने से जैसे ये वाली डंडी, ये वाली टहनी, ये आपस में टकराई तो जो बीच में बर्फ है वो टूटेगी। जब बर्फ टूटेगी तो कैसा लगेगा, बिल्कुल कलरफुल हो जा रहा है, पूरा कलर हर तरफ बिखर जा रहा है, यानी बहुत सारे कलर्स, ये जो इनेमल इसका टूट रहा है, पेड़ों की जो छाल है और ये सारी चीजें उसके साथ जब चटक रही हैं, टूट रही हैं, क्योंकि बर्फ जमा है तो सिर्फ बर्फ नहीं टूटेगा ना, बर्फ जिस उस पे लगा हुआ है उस टहनी की छाल भी तो चटकेगी, तो वो जो चटक रही है तो पेड़ के अंदर से जो हल्का हल्का सा रिसाव हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे, soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, settling and avalanching on the snow crust, avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away, you think, the inner dome of heaven and fallen। अब यहाँ तक देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, यानी ये जो सन है, ये जो सूर्य की गर्मी, यानी ये जो सूर्य की उष्णता है, यानी ये जो सूर्य की गर्माहट है, सुबह सुबह के सूर्य की जो गर्माहट है, वो शीशे के टुकड़ों की भांति चमकते बर्फ के कणों को एकदम वृक्षों के नीचे गिरा देती है। यानी कि क्या होता है, ये जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे ये क्या होता है, ये जो पूरी जो है बर्फ के टुकड़े हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे मान कोई जो शीशा है, जो मिरर है, वो टूट कर बिखर गया हो। बिल्कुल बर्फ भी व्हाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल जो मिरर है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये सूर्य के प्रभाव से, यानी जब सूर्य की गर्मी इन बर्फ पर पड़ती है तो ये बर्फ क्या होते हैं, पिघल कर नीचे टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं, शेड क्रिस्टल शेल्स, ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास, यानी ये जो ग्लास है ये बिल्कुल टूट कर जो है वो बिखर गया है, बर्फ के कण जो हैं वो बिखर गए हैं, बिल्कुल वैसे से दिखाई देते हैं इन वृक्षों के नीचे, यानी इनकी जड़ों के पास, यहाँ पर पूरे टूटे टूटे से जो बर्फ के टुकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे मिरर्स जो है वो टूटे पड़े हुए हैं, और बर्फ से ढकी भूमि पर उनका एक ढेर सा लग जाता है, बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारा एक ढेर जैसा लगता है कि वहां पर जम सा गया हो। एंड आगे वो कह रहे हैं कि You'd think the inner dome of heaven had fallen, और मानो आकाश के अंदरूनी जो गुंबद के टूट जाने पर उसके टुकड़े टुकड़े होकर कांच के टुकड़े की भांति इकट्ठा हो गए रहे हों। यानी यहाँ पर ये जो बर्फ के टुकड़े जड़ों में बहुत सारे टूटे से सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई दे रहे हैं ना, इनको देखकर आपके राइटर बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो हेवन से क्या है, जो हेवन का डोम है, यानी हेवन का जो गुंबद है, डोम ऑफ हेवन है, ये हेवन का जो अंदरूनी गुंबद है वो मिरर का बनाया, और वो पूरा का पूरा टूट कर नीचे क्या है, बिखर गया है, बिखर कर क्या पूरे ढेर रख गए हैं। यानी आप एक इमेज क्रिएट करो अपने दिमाग में कि कितने सारे बर्फ के टुकड़े बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से यहाँ पर गिरे हुए, बिखरे हुए से पड़े हुए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं आगे। आगे क्या है,
आगे देखिए, they are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they have bowed. So low for long, they never right themselves. आगे फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे आपको लाइन नंबर 14 से हम 20 तक देखेंगे, यानी यहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, सन तक देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा देखेंगे। तो पढ़ लेते हैं इसको। यू मे सी देयर ट्रंक्स acting in the woods years afterward, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heats to dry in सन। ठीक, अब ये वाला पैराग्राफ देखते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मतलब बर्फ के बोझ से, यानी कि ये जो बर्फ का बोझ पड़ रहा है, ठीक, बाई लोड, ये जो लोड है बर्फ का, आइस का जो बोझ है, उससे क्या हो रहा है, बर्फ के बोझ से ये जो ट्री है, ये जो बिरचेस ट्री है, ये पृथ्वी पर उगी घास तक बिल्कुल झुक जाते हैं, यानी बिल्कुल नीचे तक। ये जो आपको घास दिखाई दे रही है, यानी इसकी जो ये जो टहनियां हैं, ये क्या हो रही हैं, बर्फ के लोड के कारण पूरी नीचे तक, पूरी घास तक क्या हो रही हैं, झुकी हुई सी क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, इतना ज्यादा नीचे झुक जा रही हैं। एंड दे सीम नॉट ब्रेक, लेकिन वो क्या हो रही हैं, वो टूटती नहीं है, यानी इतनी ज्यादा वो झुक जाती हैं, इतनी ज्यादा लटक जाती हैं बर्फ के लोड के कारण, लेकिन फिर भी क्या है, वो टूटती नहीं है। दो वंस दे आर बोर्ड, वे इतने ज्यादा झुक जाते हैं कि स्वयं को सीधा तक नहीं कर सकते, यानी इतना ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं बर्फ के लोड के कारण, कि वो फिर से खुद को चाहे कि सीधा कर लें, तो वो जो वृक्ष है वो खुद से फिर से उन अपने आप को क्या कर सकते हैं, फिर से राइट नहीं कर सकते, फिर से खुद को सीधा नहीं कर सकते हैं। एंड सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, ठीक, वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकते, और वर्षों बाद भी उनके तने टेढ़े या झुके हुए से ही रहते हैं, यानी कि क्या है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी इनके ऊपर इतना ज्यादा लोड होता है बर्फ का, ये क्या है, बहुत समय बाद भी बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से जो इनके तने हैं वो लटके हुए से, फिर इन घासों को छूते हुए से दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये क्या है, टेढ़े मेढ़े से झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इनकी जो पत्तियां हैं, ठीक, इनकी जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं, ये क्या हो रही हैं, ये पत्तियां, ये अपनी पत्तियों को ऐसे ही बिखेरते हैं जैसे घुटनों के बल बैठी कोई लड़की धूप में अपने बालों को सुखा रही हो। जब ये आप खुद इमेजिन करो, जब ये सपोज दैट आपका ये पेड़ है, और इस पेड़ की देखिए ये सारी जो टहनियां हैं, ये टहनियां किस तरह एकदम नीचे को झुक गई हैं, यहाँ तक झुक गई हैं, तो इसमें पत्तियां भी तो लगी होंगी बहुत सारी, तो ये पत्तियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे, ये आप समझो, आप इमेजिन करो जैसे ये कोई लड़की है, ये कोई गर्ल है, ठीक, ये कोई गर्ल है, और ये आगे की तरफ झुकी हुई है, और अपने बालों को ऐसे आगे की तरफ झुकाई हुई है, अपने घुटने के बल बैठी हुई है, ठीक है, ये इसके घुटने हैं, जो भी है आप समझ लेना, ये ऐसे इस पोजीशन में ये बैठी हुई है, ये आगे को इसके हाथ है, इस तरीके से ये आगे की तरफ बैठी हुई है अपने घुटने के बल, और अपने बालों को इसने क्या कर रखा है, आगे की तरफ झुका रखा है। इन टहनियों को देखकर, इन पत्तियों को देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कोई लड़की, कोई कन्या अपनी बालों को घुटने के बल बैठकर क्या कर रही है, इस सन में, ड्राई इन सी, इस सन में अपने बालों को क्या कर रही है, अपने हेड को क्या कर रही है, सुखा रही है, घुटने के बल बैठ करके। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं 7 लाइंस देखेंगे, ठीक है, कितनी लाइंस देखेंगे, 7 लाइंस देखेंगे, यहाँ तक, फुल स्टॉप तक, ताकि इसीलिए मैं यहाँ तक चल रही हूँ, जो फुल स्टॉप दिए हुए हैं, मुझे कोई और कलर पेज है तो आप, ठीक है, तो यहाँ तक अलोन तक लेंगे, क्योंकि ये क्या है, जब फुल स्टॉप होगा तो एक थॉट पूरा होगा, इसी वजह से हम इस तरह से चीजें ले रहे हैं। But I was going to say when truth broke in with all her matters of fate about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out, and in the fetch the cows, some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये वृक्षों को झुका देने वाला ये जो तूफान है, बट आई वॉज गोइंग टू से, मैं इन चीजों को कह रहा हूँ, व्हेन
truth broken in with all her matters of fact about ice storm। ये जो आइस स्टॉर्म आया हुआ है, यानी ये जो पूरी बर्फ भरी ये जो तूफान है, ये जो बर्फ भरी हवा है, इस तूफान का दृश्य का वो क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आई शुड प्रिफर, मैं इन चीज़ों को प्रिफर करूंगा, मैं ऐसा सोचना ज़्यादा पसंद करूंगा कि सम बॉयज, कुछ बच्चों ने बैंड दम, इन्हें झुका दिया है। यानी कि मैं बजाय इसके कि इस आइस स्टॉर्म ने इसको बहुत ज़्यादा झुका दिया है और इस पेड़ की ऐसी स्थिति हो गई है, बजाय इसके मैं ये प्रिफर करूंगा, मैं इसको सोचना ज़्यादा प्रिफर करूंगा कि किसी बच्चे ने इसे झुकाया है झूला झूलते समय। यानी किसी बच्चे ने इसे क्या किया है, ये सोचना ज़्यादा पसंद करूंगा कि किसी लड़के ने, जो शहर से दूर रहने के कारण, मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो शहर में नहीं रहता, जो गांव में रहता है, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे बड़े बड़े गेम्स के बारे में नहीं पता है, वो बच्चे के बारे में मैं सोचना ज़्यादा पसंद करूंगा, जिसको जो है वो बेसबॉल के बारे में नहीं पता है कि बेसबॉल क्या होता है। ठीक, वो बेसबॉल को नहीं जानता है और वो क्या करता है, उसे नहीं खेल पाता है। उसके लिए जो मेन खिलौना है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इन ब्रिजेस पर झूलना ही है। ठीक, इन पे क्या करना है, फेच द कोज, इनकी इनकी टहनियों पर, इनके ब्रिजेस पे झूला झूलना है, मजे लेना है इन सारी चीजों का। ठीक, जिसको कि वो अकेला भी खेल सकता है। यानी कि अगर वो बेसबॉल खेलेगा या कोई ऐसा गेम खेलेगा जो शहरों में खेला जाता है, तो उसे किसी और की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बच्चा है, जो गांव में रहने वाला बच्चा है, वो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर समय वो क्या कर सकता है, वो अकेले ही क्या कर सकता है, अकेले ही वो क्या कर सकता है, इन ब्रिजेस की टहनियों पर झूल सकता है, खेल सकता है। जिसे कि इस बेसबॉल के बारे में नहीं पता है, वो इस गेंद को नहीं जानता है, इस खेल को नहीं जानता है, फिर भी वो क्या कर सकता है, फाउंड हिमसेल्फ समर एंड विंटर एंड कुड प्ले अलोन। वो अकेले ही इन पेड़ की टहनियों पर झूल सकता है, खेल सकता है, अपना मनोरंजन कर सकता है और इस पेड़ को झुका सकता है। तो मैं ये सोचना, ये जानना ज्यादा प्रिफर करूंगा बजाय इसके कि आइस स्टॉर्म ने इन पेड़ों को झुका दिया है। ठीक है, यानी वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि ये जो पेड़ है, ये बच्चे के खेलने के कारण झुके हुए हैं, बच्चे के मनोरंजन का एक साधन है। बच्चा इस पे खेलता है, अपना समय व्यतीत करता है, अपना मनोरंजन करता है। इस चीज को ये प्रेफर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। आगे देखिए, 1/, ठीक, यहां से देखेंगे, ये आपका 28 है, 8 से हम यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप तक। तो 1/1, one by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hanging limbs, not one was left for him to conquer। यहाँ तक देखते हैं, ठीक, conquer तक देखते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो बच्चा है, जो लड़का है, ठीक, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो लड़के ने अपना खोया हुआ एकमात्र खेल खेला। यानी कि जो उसका गेम था, उस बच्चे का जो भी गेम था, वो बच्चा, उसने क्या किया, अपने उस गेम को खेला। वो वृक्षों पर क्या किया, उसने झूला झूला, उस वृक्षों पर वो क्या किया, खेला अगेन एंड अगेन। और अपने पिता के सारे ही वृक्षों पर वो चढ़ा और उसने उन पर झूला झूला और उसे क्या किया, झुका दिया। ठीक है, बाय वन, एक एक करके ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री, एक एक करके अपने पिता के हर बिरचेस के पेड़ पर वो लड़का गया। उसने 1/1 क्या किया, झूला, राइडिंग देम डाउन ओवर डाउन अगेन। वो क्या किया, बार बार झूला झूला, एक बार झूला, फिर अगले पर गया, फिर अगले के पर गया। इस तरह के वो अपने पिता के हर बीचेस के पेड़ पर गया और उस बच्चे ने क्या किया, झूला झूला। वे सभी लचक गए और तन कर खड़े होने योग्य नहीं रहे। यानी कि क्या है, उनकी जो स्टिफनेस है, वो जो भी क्या है, वो खत्म हो गई और वो नीचे की तरफ क्या हो गए, हैंग हो गए। वो नीचे की तरफ क्या हो गए, उनकी जो टहनियां हैं वो नीचे की तरफ लटक गई और वो कभी भी, ठीक है, अब वो फिर से कभी भी क्या हो सकते हैं, वो पेड़ अब फिर से सीधे होकर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने झूल झूल कर, खेल खेल कर इनको क्या कर दिया है, झुका दिया है। अपने पिता के हर पेड़ पर उसने मनोरंजन प्राप्त किया है, खेला है, झूला है, उनकी स्टिफनेस को खत्म किया है और झूल झूल कर उन्हें क्या कर दिया है, बिल्कुल हंग कर दिया है, उनको नीचे की तरफ क्या कर दिया है, झुका दिया है। जिससे कि उनका जो, उसका जो स्टिफनेस है, उसका जो कड़ापन है, यानी पेड़ का जो स्टिफनेस था वो खत्म हो गया और पेड़ कैसा ही बिल्कुल लचीला बन गया है और नीचे की तरफ झुक गया है। एक भी वृक्ष उस लड़के द्वारा, मतलब कि
अपरिचित नहीं रहा है। मतलब एक भी वृक्ष, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिस पे उस बच्चे ने झूला ना झूला हो। कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर बच्चा क्या है, झूला झूला है, और हर एक वृक्ष को उसने झूल झूल कर क्या कर दिया है, नीचे की तरफ झुका दिया है। आगे देखिए, ही लर्नड ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट soon and so not carrying the tree away clear to the ground। ठीक, आगे देखिए, he always kept his promise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim। ठीक, यहाँ तक देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि लड़के ने ये सीखा कि वो झूला झूलता हुआ झपट्टे के साथ नीचे आते हुए वृक्ष को गिरा ना दे। यानी कि क्या है, यहाँ पर उसने क्या सीखा, उसने क्या लर्निंग ली, ही लर्नड ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग, यानी उसे नीचे तोड़ ना देना, आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे नियर टू द ग्राउंड। यानी कि उस लड़के ने क्या सीखा, एक बैलेंसिंग का काम सीखा। उसने ये नहीं, क्योंकि उसकी जो टहनियां हैं वो बहुत ज्यादा लचकदार हैं, उसने ये चीज सीखा कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा और अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, तो उसने बैलेंसिंग सीखी कि मैं किस तरह से खड़ा हूं कि ये जो टहनियां है ये टूटकर नीचे ना गिर जाएं। यानी उसने जो बैलेंसिंग की पावर है, उसने जो बैलेंसिंग है उसको सीखा। यानी कि उसने पूरी झूलने की जो प्रक्रिया है, झूलने का जो तरीका है, उसको उसने सीखा। और ये भी सीखा कि ये झूल कर लटक कर बिल्कुल नीचे ना चली जाए, बिल्कुल टूट ना जाए। इतना केयरफुली उस बच्चे ने क्या किया, झूलना सीखा, बहुत ही सावधानी से। वो उसकी उच्चतम से शाखाओं पर ऐसी ही सावधानी के साथ एक बैलेंस करता रहा। यानी ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइस टू द टॉप ब्रांचेस, यानी ये ऊपर की ऊपर, एकदम ऊपर की जो ब्रांचेस हैं उन तक गया। लेकिन इसने वो चीज क्या की, सीखी कि ये ब्रांचेस नीचे लटक ना जाए, नीचे टूट ना जाए, टूटकर पृथ्वी पर ना आ जाए। उसने एकदम टॉप की ब्रांचेस में भी क्या सीखा, बैलेंसिंग करना सीखा। क्लाइंबिंग केयरफुली, केयरफुली चढ़ा, विथ सम पेन्स यूज टू फिल अप अ कप ऑफ टू ब्रिम। यानी बिल्कुल उसी तरह से उसने क्या है, उन चीजों को सीखा, संतुलन करता हुआ चढ़ा, जिससे हम किसी प्याले को लबालब या उससे भी अधिक भर देते हैं। तब वह पैर आगे ये स्वयं को ऐसे आगे की तरफ धकेलता है कि वो हवा से होता हुआ धीरे से भूमि पर आ जाए। यानी कि जब हम कप पकड़ते हैं, कोई भी कप लेते हैं, वो जब भरा हुआ सा एकदम ऊपर तक भरा रहता है, तो हम उसे कैसे लेते हैं, बहुत ही सावधानी के पास अपने लेकर आते हैं कि वो गिर ना जाए, छलक ना जाए। बिल्कुल उसी तरह से वो बच्चा भी बहुत ही केयरफुली ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे से बहुत ही केयरफुली अपने पैरों को नीचे ले आता है और नीचे उतरता है, ताकि वो जो है वहां से गिर ना जाए, उसकी जो टहनियां हैं वो टूट ना जाए, उसका संतुलन बिगड़ ना जाए, और वो जो है वो गिर कर नहीं बल्कि धीरे धीरे उतर कर पृथ्वी पर, भूमि पर आ सके। ये चीज उसने सीखी है। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं। पहले तो वो देखते हैं पेड़ को, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि वो पहले क्या करते हैं, वो पहले पेड़ को देखते हैं, और पेड़ को देखने पर पहले उन्हें लगता है कि किसी बच्चे ने झूला होगा, फिर उन्हें लगता है कोई बच्चा तो इतना ज्यादा नहीं झूल कर इसे गिरा सकता, ये इतना ज्यादा लटक गए हैं, झूल गए हैं, बर्फों से, बर्फ से लदे हैं। फिर उन्हें सच्चाई दिखाई देती है, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, बर्फ पड़ी थी रात में, बहुत रेन हुई थी, बर्फ पड़ी थी, पूरी बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े पेड़ पर जमे हुए हैं, जिसके कारण इसकी जो टहनियां हैं वो बहुत ज्यादा झुक गई हैं, अब ये कभी सीधी भी नहीं हो सकती। जब सूर्य की किरणें पड़ी तो ये चटक चटक कर ऐसे टूटने लगी जैसे कि पूरे मिरर बिखर गए हों, हेवन से जो गुंबद है शीशे का वो टूट कर बिखर गया हो, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतने सारे बर्फ के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगा, मैं प्रेफरेंस ये दूंगा कि कोई बच्चा इस पेड़ पर आया है, उसने झूला झूला है, अपना मनोरंजन किया है, क्योंकि वो शहर के लड़कों की तरह बेसबॉल और ये सारी चीजें नहीं जानता, तो वो अकेले में खेल सकता है, इन पेड़ों के साथ एंजॉय कर सकता है। उसने यहाँ पर झूला है, उसने चढ़ने की कला सीखी है, उसने बैलेंसिंग की कला सीखी है, उसने उतरने की आर्ट सीखी है, ये सारी चीजें उसने सीखी है। इस चीज को मैं प्रेफरेंस दूंगा, इस चीज को मैं मानूंगा कि इस वजह से ये जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं। ठीक है, अब लाइन नंबर हम 42 से देखेंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे 48। यहाँ पर क्या है, देन ही फ्लंग आउटवर्ड feet first with a swiss, kicking his way down through the air to the ground. So was I once myself a swimmer of witches। यानी वो कह रहे हैं मैं खुद भी एक बार स्विमर रहा हूँ, यानी मैंने खुद भी ये झूले झूले हैं। And so I dreamt of going back to be it
It's when I am weary of considerations and life is too much with the pathless woods where your face burns and tickles with the coverts broken across it, and one's eyes is weeping from a twin's having lashed across it opens. I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. ठीक, अब यहाँ पर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, इन सारी परेशानियों से थोड़ा ऊपर उठना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं नीचे आना भी चाहता हूँ। आगे वो देखिए, यहाँ से हम समझेंगे वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लड़कपन में, अपने बच्चेपन में मैंने भी क्या किया है, इन ये जो झूले हैं, ये जो बिरचेस, ये जो बिरचेस के पेड़ हैं, ये जो झूले हैं, इनको मैंने भी अपने समय में क्या किया है, झूला है। ही फ्लू, मैंने भी क्या किया है, इन झूले को क्या किया है, मैंने भी झूला है। इनको भी मैं आज मतलब ऊपर तक गया हूँ और नीचे की तरफ फिर ग्राउंड तक झूलते हुए आया हूँ। मैंने भी ये बैलेंसिंग का जो खेल है इसको खेला है। और सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विमर ऑफ बिर्चेस, और मैं क्या कर, मैंने जो पहले चीज़ें की हैं वो चीज़ मैं फिर से करना चाहता हूँ, यानी फिर से मैं इन बिर्चेस का स्विमर बनना चाहता हूँ, मैं फिर से झूला झूलना चाहता हूँ। तो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू देम, मैं फिर से वापस जाना चाहता हूँ और झूले को झूलना चाहता हूँ। और क्यों, ये सारी चीज़ें, वो एक्चुअली झूला जो है और ये सारी चीज़ें वो संसार की चिंताओं और परेशानियों को दिखा रहे हैं। यहाँ जी जो झूला है ना, ये इन परेशानियों और चिंता से मुक्ति है कि हम ऊपर जा रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी और जो चिंता है संसार की उसको भूल जा रहे हैं। तो यानी मैं भी थोड़ी देर के लिए इन परेशानियों को, इन चिंताओं को, अगर आप इस रेफरेंस में समझेंगे तभी आपको पोम समझ में आएगी। नहीं तो आपको लगेगा ये क्या है, ये पेड़ के बारे में क्या बात कर रहे हैं, पेड़ के बारे में कैसे बोल रहे हैं कि पेड़ पर मैं झूला झूलना चाहता हूँ, या पेड़ पर मैं क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, ये किसी के बच्चे के बारे में क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका जो पेड़ है ये सिंबलाइज कर रहा है, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये पृथ्वी से जो भी आप में परेशानियां हैं, जो भी आप चिंताएं हैं, आप उससे ऊपर जा रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो। तो यही वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इस संसार की संकटों से, इस संसार की चिंताओं से। ठीक, आई एम वेरी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा महसूस कर रहा हूँ, इन चिंताओं से मैं परेशान हो गया हूँ। और जब वो जीवन पथ विहीन जंगल में भटक जाता है और रास्ते में लगे मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर चिपकने लगते हैं, यानी कि ये जो मकड़ी के जाले हैं ये मेरे फेस पर क्या होने लगते हैं, फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबेट्स ब्रोकन अक्रॉस इट, वो टूटते हैं, वो जो जाले हैं मकड़ी के और मेरे फेस पर क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। या फिर कोई जो तिनका है उसकी खुली आंख में मतलब चुभ जाता है। ये जो आपके पोइट हैं उनकी खुली आंख में वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ हैविंग लैस्ट अक्रॉस इट ओपन, यानी मेरी जो खुली आंख है उस खुली आंख में ये जो तिनका है, छोटा सा तिनका आकर मेरी आंख में चुभ जाता है, आंख के अंदर चला जाता है। तो कुछ समय के लिए इस पृथ्वी से पलायन कर फिर यहीं वापस आ जाने की इच्छा मैं रखता हूँ। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो पहले, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी से दूर जाने की, पलायन करने की ये बात कर रहे हैं कि इन चिंताओं से, इन परेशानियों से मुझे कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये मुक्ति मैं हमेशा के लिए नहीं चाहता, यानी ऐसा नहीं है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ समय के लिए मुक्ति चाहता हूँ, कुछ समय के लिए इन पीड़ाओं से छुट्टी चाहता हूँ, उसके बाद फिर मुझे इस पृथ्वी पर ही आना है। जैसे वो बच्चा झूलते हुए ऊपर से नीचे आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मुझे भी क्या करना है, नीचे उतर आना है पृथ्वी पर। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि मैं भी फिर से उसी तरह नीचे आना चाहता हूँ, इन परेशानियों से दूर जाना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है जाते हुए मुझे क्या है फ़ील होंगी, मतलब क्या है वो जाला जो है मकड़ी का टूटेगा, मेरे फेस पर आएगा और मेरी आँखों में ये तिनका होगा, ये सब कुछ होगा। मुझे वो, यानी ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो लाइफ़ की जितनी भी परेशानियाँ हैं, उन सब से मैं ऊपर उठ जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर मैं कम बैक करना चाहता हूँ, वापस आ जाना चाहता हूँ ऑन बिगिन ओवर, और फिर से मैं अपनी लाइफ़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है बिरचेस का पेड़, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसकी डंडियां जो है वो झुकी हुई हैं, कितनी ज्यादा लचीली है। ये देखिए पूरा नीचे को झुका हुआ है ना, देखकर ऐसा सच में लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने झूल कर इसे झुका दिया है। और ऑब्वियसली ये झुका कैसे है, ये बर्फ से, बर्फ के बोझ से झुका हुआ है। लास्ट ये आपकी लाइंस है, लास्ट लाइंस को देख लेते हैं। मे नॉट फेट ब्यूटीफुली मिस अंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड snatch me away, not to return. Earth's the right place for love. I don't know where it's likely to go better. I did like to go by climbing a birch tree.
and climb back branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more. But despite its top and sat me down again. That would be good, both going and coming back. One could do worse than be a swimmer of virtues. ठीक है, लास्ट लाइन है आपकी, लास्ट पैराग्राफ है, एक्चुअली पैराग्राफ तो है नहीं, यहाँ पर लाइन ही लाइन है हो रही है। तो लास्ट में ये आपके क्या बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरा मेरा मन क्या है, मेरा मन है कि मैं इस पृथ्वी से क्या करूं, पलायन कर जाऊं। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं इस पृथ्वी से क्या कर जाऊं, पलायन कर जाऊं। ठीक, लेकिन आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करें, यानी आप मुझे गलत मत समझें। ऐसा नहीं है कि मैं इस पृथ्वी से पलायन करके कहीं जाना चाहता हूँ और कभी वापस ही आना नहीं चाहता, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी परेशानियों से कुछ देर के लिए मुक्ति चाहता हूँ, इस संसार से कुछ देर के लिए छूट चाहता हूँ, उस समय के लिए सुकून चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आकर इसी में काम करना चाहता हूँ, इसमें रहना चाहता हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरी इस चीज को आप मिसअंडरस्टैंड मत करें, इसको आप गलत मत समझें। ठीक है, आप ना मतलब मैं इस भाग्य को गलत ना समझें, आप ये ना समझें कि मैं कभी वापस ही नहीं आना चाहता। एंड हाफ ग्रैंड वॉट आई विश नॉट एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, यानी आप ये मत समझे कि मैं इन परेशानियों से दूर जा रहा हूँ तो सिर्फ दूर जाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ कुछ देर की शांति के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर से यहीं पर रिटर्न वापस आना चाहता हूँ। इसको आप प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करें। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरे अनुसार ये जो पृथ्वी है ना, ये जो प्लेस है, और द राइट प्लेस फॉर लव, ये जो पृथ्वी है यही किसके लिए है, ये राइट प्लेस फॉर लव है, प्यार करने के लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ। और क्या है, इन चीज़ों पर आपस वापस आना चाहता हूँ। और ये जो मेरी दृष्टि में इन इससे अच्छा और कोई स्थान और कोई प्लेस हो ही नहीं सकता प्यार करने। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू बी बेटर, यानी इससे अच्छा प्लेस, इससे अच्छा स्थान, इससे बेटर मेरे हिसाब से और कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, जो पृथ्वी है वही सबसे ज़्यादा प्यार करने लायक अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। आगे देखिए, आई डिड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ birch ट्री। आगे वो कह रहे हैं कि मैं जो है बर्च के वृक्ष पर चढ़कर तब तक ऊपर आकाश की ओर उठना चाहता हूँ जब तक कि उसके भार को वह जब तक कि वो मेरे भार को वहन करने में असमर्थ होकर मुझे वापस धरती पर ना ला दे, तब तक मैं चढ़ना चाहता हूँ। आई लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग, यानी मैं क्लाइंब करना चाहता हूँ अ बिर्च ट्री पर, कब तक, एंड क्लाइंब बैक, तब तक मैं क्लाइम करना चाहता हूँ जब तक कि वो जो ब्रांचेस हैं वो थक हार कर मुझे नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ फिर से ना ला दें। तब तक मैं ऊपर की तरफ क्या करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ और आसमान की तरफ उठे रहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे वो कह रहे हैं कि मतलब जब तक वो ये जो ट्री है, जब तक ये पेड़ है, कुड बियर नो मोर, यानी कि अब उसे ये लगे कि अब मैं इसका भार नहीं संभाल सकता, तब तक मैं ऊपर रहना चाहता हूँ। जब इसको लगेगा कि ये मेरा भार नहीं संभाल सकता, तब मैं नीचे आना चाहता हूँ, यानी तब मैं इस पृथ्वी पर फिर से अगेन लौट कर वापस आना चाहता हूँ। और उसके लिए झूलते हुए ऊपर जाना, नीचे आना, दोनों ही बातें कैसी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। यानी आई डिप्ड इट्स टॉप, ऊपर जाना, एंड सेट मी डाउन अगेन, और नीचे आना, ये दोनों ही चीजें क्या है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, क्या है, बहुत ही अच्छी हैं। अगर दैट वुड बी गुड both going and coming back, one could do worse than by swigger of virtues, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिर्च पर झूलने वाला नहीं बनना चाहता और यथार्थ तथा कल्पना दोनों के ही संसार में रहना नहीं चाहता, तो वह झूलने वाले से बेहतर ही होगा। यानी कि मैं जो है, मैं जैसे कि क्या है, एक ऐसे संसार में रह रहा हूँ जो यथार्थ है, यानी कि जहाँ पर परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दुख है, और एक कल्पना का संसार है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा व्यक्ति जो इन बिर्चेस पर झूलने वाला नहीं बनना चाहता, यानी कि गोइंग और कमिंग वो नहीं करना चाहता, इसका स्विमर नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ यथार्थ और कल्पना के बीच में न रहकर बल्कि वो एक ही जगह रहना चाहता है, तो वो इस झूलने वाले से, यानी यथार्थ और कल्पना के बीच में रहने वाले से बेहतर ही होगा। अब आपको समझ में आई इन्होंने बिर्चेस
क्यों क्या है, या ये कहना चाह रहे हैं ये जो बिरचेस ट्री का ऊपर आना और नीचे जाना है ये एक्चुअली यथार्थ और कल्पना को दिखा रहा है। जो ऊपर पेड़ पर ऊपर जाकर एकदम ऊपर झूलना है, एकदम ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाना है, ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कल्पना है। यानी जो भी आप इमेजिनेशन करते हो, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में कभी भी आप ऐसे इमेजिन करोगे अपने आप को कि आप दुखी हो, परेशान हो, पीड़ा में हो, अपने आप को अच्छा इमेजिन करोगे ना, शांति इमेजिन करोगे, तो वही वो कह रहे हैं कि मैं कुछ देर के लिए कल्पना के संसार में ऊपर जाना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय कल्पना में ही रहना चाहता हूँ, मैं नीचे भी आना चाहता हूँ, पृथ्वी पे भी आना चाहता हूँ। मैं सारी चीजों को जो है फिर से जिम्मेदारियों को उठाऊंगा, फेस करूंगा परेशानियों का, लेकिन कुछ देर के लिए जब तक ये मुझे वहन कर सके तब तक मैं कल्पना के संसार में जाना चाहता हूँ। ये पेड़ पर ऊपर जाने का मतलब है कल्पना की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में जाना। और वो कह रहे हैं और मैं यथार्थ में, यानी जो भी जीवन है, जो भी वास्तविकता है, उसमें भी वापस आना चाहता हूँ। फिर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस पर झूलना नहीं चाहता, जो इस बिरचेस पे झूलना नहीं चाहता, यानी ये बिरचेस क्या है, कल्पना और यथार्थ का पेड़ है। यानी कि यहाँ पर कल्पना और यथार्थ को उन्होंने सिंबलाइज किया है। तो यानी जो व्यक्ति यथार्थ और कल्पनाओं के बीच में नहीं रहना चाहता, इन दोनों के बीच में नहीं रहना चाहता और वो एक में ही रहता है, या तो कल्पना में या तो यथार्थ में ही रहता है, वो इस झूलने वाले से बेहतर ही होगा। ठीक, अब आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर उतरने, चढ़ने, झूलने की बात नहीं हो रही है। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा संसार होता है जो इमेजिनेशन से भरा हुआ होता है, जहां पर सुख होता है, जहां पर पीड़ाएं नहीं होती हैं। और हमारी जो रियल लाइफ है, जो यथार्थ है, वो पीड़ाओं से भरा, परेशानियों से भरा हुआ होता है। तो वही वो कह रहे हैं कुछ समय के लिए मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ऐसा जैसे मानो बिरचेस ट्री पर झूलना चाहता हूँ, उस तरह से ऊपर जाना चाहता हूँ। और फिर मैं अपने रियल वर्ल्ड अर्थ पर, यानी कि जो कल्पनाओं भरी दुनिया से दूर जो रियल वर्ल्ड है, यथार्थ है, जहाँ परेशानियां हैं, कष्ट है, हर दिन का स्ट्रगल है, उसमें वापस आ जाऊंगा। अब आपको पोम आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने लिटरल मीनिंग भी समझा और पोम जो बताना चाह रही है राइटर के माध्यम से, जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, उसको भी हमने देख लिया। अब फटाफट से इसके फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो सिमिली यूज हुई है, जैसे देखिए लाइक है, लाइक गर्ल्स, वो गर्ल जो है किस तरह से अपने बालों को जो है बेंड करके नीचे बैठी है, झुका रही है, नीचे बल बैठी हुई है। तो यहाँ पर लाइक जो है वो क्या है, सिमिली है आपका। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, ट्रुथ ब्रोक इन विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ट्रुथ इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, ट्रुथ को क्या है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि वो ब्रेक करे और मैटर ऑफ फैक्टनेस को। तो ये क्या है, ये क्या किया गया है, ट्रुथ को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट देखिए ओनोमैटोपिया। ठीक, इसको ओनोमोटोपोइया नहीं बोलते हैं, इट्स ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया में क्या है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स। अब यहाँ पर क्या है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, ये जो क्लिक है ये imitates the sound of ice covered branches hitting each other। यानी कि जो बर्फ से भरी हुई जो ये ब्रांचेस हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं। तो ये क्लिक क्या है, उसी का जो है वो है साउंड है। तो ओनोमैटोपिया क्या होता है, आपका साउंड होता है, बर्ड्स का साउंड या जो साउंड होता है, ठीक है, वो फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट देखिए कंट्रास्ट है आपका, इसमें क्या है, सनी मॉर्निंग आफ्टर अ रेनी नाइट, यानी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद एकदम धूप वाली सुबह। यहाँ पर क्या है, आपको कंट्रास्ट दिखाया गया है, यानी कि हाईलाइट किया जा रहा है अपोजिट आइडिया ऑफ वेदर to emphasize the change of transition throughout the poem। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन, चेंज, यथार्थ और कल्पना का जो चेंज है उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच हो गए जो कि इस पोम में यूज हुए थे। थैंक यू सो 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 वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक देखते हैं, से पसंद करते हैं। जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि ये देखिए कितना प्यारा सा थंब मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। बस आपको ये थंब ऊपर करना है और प्रेस कर, आपका एक थंब, एक लाइक और आपका एक जो कमेंट है वो मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट, इतने दिन से आप मेरे साथ हो, इतना आप जान ही गए होगे मेरे बारे में कि मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन स्टिल मैं फिर भी कभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए गैप ना करूँ, एकदम डिसिप्लिन में आपके लिए लेकर आती हूँ। आप लोग भी मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ जिस तरह से आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं और वो हेल्पफुल होंगी आप ही के लिए, तो मैं उस तरह के और सारे कंटेंट आपके लिए ले आ सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।